Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with previous year question paper of कोल इंडिया लिमिटेड. आज मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फाइनेंस एंड अकाउंट्स क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 75. ओके, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय फाइनेंस एंड अकाउंट्स पेपर, ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट मेरा वीडियो था जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का. इन दैट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25. इन द सेकंड पार्ट of my videos of finance and accounts, I have discussed from the question number 26 to 51. Okay, in the third part I have discussed from the question number 52 to 75, and today I will discuss from the question number 76 till end. मतलब कि पूरा पेपर 76 से लेकर के 100 मतलब 100 क्वेश्चन तक है. तो टुडे आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है. ओके, आई विल टेल यू दैट जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया, जो इंग्लिश का पोर्शन है, ऑल दिस वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड. ओके, इफ यू डिडंट सी देन प्लीज चेक आउट माय प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम देयर. ओके, आप वहां से जरूर जाकर देख लेना. ओके, टुडे आई विल डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 76. ओके, वीडियो स्टार्ट करने के पहले, मतलब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, इफ यू want to download this question paper ना, then you can join my telegram channel. Okay, telegram channel आप join कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस. Okay, you can join my telegram channel, and if you want to ask me anything then you can also follow me in Instagram. Okay, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आपको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है, जो करना है करो, बट टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ओके, चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स क्वेश्चन पेपर. ओके, चलो डिस्कस करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 76. स्टार्ट करो, क्वेश्चन 76 पढ़ो. क्या बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 4 स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो क्या बोलता है स्टेटमेंट कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन हैव ए स्टेटस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है ना, उसका स्टेटस रेसिडेंट का होता है, बट उसका जो स्टेटस है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल उसका क्या वो रेसिडेंट भी हो सकता है, उसके साथ साथ वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है. ठीक है, बट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है. ठीक है, ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल. बट इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन हैव ए स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ओनली. रेसिडेंट ओनली इसका होता है प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो 76 का हो गया ऑप्शन सी. चलो बढ़ते हैं आगे. 77 देखो क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 77. बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है? तो क्या बोलता है ना कि इनकरेक्ट ऑप्शन है ए. बोलता है कि ए कंपनी इनटू बीच द वेंडर कंपनी इज मर्ज इज कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी. तो बिल्कुल गलत है. एक कंपनी जो मर्ज करता है दूसरे कंपनी में उसको बोला जाता है परचेसिंग कंपनी, वेंडिंग कंपनी, ट्रांसफर कंपनी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हो गया क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए. आगे बढ़िए 78 देखिए. 78 क्या बोलता है कि ग्रेचुइटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 5 years. 5 साल कम से कम काम करना पड़ता है, तभी जाकर के एक जो एम्प्लॉय होता है वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता है. ठीक है, बट सम ऑफ द केसेस जो एक्सेप्शनल केसेस है कि भैया द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय इज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट, तब वो उस केसेस में ना वो जो एम्प्लॉय है वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो सकता है. सपोज दैट एक एम्प्लॉय 5 साल काम नहीं किया, बट उसको उसका डेथ हो गया, नहीं तो फिर वो डिसेबल हो गया ड्यू टू एनी कॉजेस के कारण वो डिसेबल हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा है. तो उस केसेस में ना वो जो एम्प्लॉय है वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 78 का था कि ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल कौन होता है, तो कम से कम 5 साल आपको कंटिन्यूअस सर्विस करना पड़ेगा. ठीक है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 years. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर पढ़िए 79 का क्या बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू AS4 रिलेटिंग टू कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग
ओके आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे AS4 का पूरा नाम बता दिया। AS4 का क्या नाम है? कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू AS4? बताओ कि कौन जो 4 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो गलत है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS, वो है ए है जो ऑप्शन जो गलत है। द स्टेटमेंट डील्स विद कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग बिफोर द बैलेंस शीट डेट। मैं आपको बता चुका हूँ जो AS4 होता है उसका नाम होता है कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बट यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन ए है उसमें क्या लिखा है कि कंटीजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग बिफोर बैलेंस शीट डेट। दैट मींस कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करते हैं। 80 देखिए क्या बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू AS16 बोरोइंग कॉस्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन स्टेटमेंट है 4 ऑप्शन में वो इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी है जो कि इनकरेक्ट है। दिस स्टेटमेंट डील्स विद द एक्चुअल और इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट क्लासिफाई एज ए लायबिलिटी। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 80। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या बोलता है? विथ रिस्पेक्ट टू ईसॉप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ईसॉप के हिसाब से बताओ कि 4 ऑप्शन है उसमें से कौन ऑप्शन है जो गलत है अकॉर्डिंग टू ईसॉप। तो 4 ऑप्शन में गलत है ऑप्शन सी। क्या बोलता है कि ईसॉप इज एन ऑप्शन गिवन टू क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी टू परचेस और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस। ये सब कभी भी क्रिएटर को नहीं दिया जाता। ये सब किसको दिया जाता है? ये सब दिया जाता है अपने जो कंपनी में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उसको दिया जाता है, नहीं तो फिर जो होल टाइम डायरेक्टर है ना कंपनी का उसको दिया जाता है, तो फिर कंपनी का जो ऑफिसर्स है उसको दिया जाता है, ना कि ये सब दिया जाता है क्रिएटर ऑफ ए कंपनी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। According to the Company Act 2013, which of the following statement is incorrect with regard to OPC? OPC के हिसाब से बताओ, OPC के हिसाब से बताओ अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कि कौन जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू ओपीसी। तो जो माइनर है सेल बिकम ए मेंबर, नो माइनर कैन नेवर बिकम ए मेंबर, माइनर कैन नेवर बिकम ए मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। दैट मींस कि माइनर मेंबर नहीं बन सकता कंपनी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 को हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 क्या बोलता है? नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इश्यूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन which a copy thereof is delivered to the registrar under section 26 subsection 4 of the company act 2013। 90 डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए 90। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 क्या बोलता है कि अंडर सेक्शन 208 ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स अराइजेस इन एनी एवरी केस वेयर द एडवांस टैक्स पेएबल इज। एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है कोई भी एक इंडिविजुअल या किसी भी कोई भी एक टैक्स पेयर जिसका जो टैक्स लायबिलिटी हो जाता है वो 10,000 से ज्यादा अगर हो जाता है ना द टैक्स लायबिलिटी, तो फिर वो उसका जो टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो गया तो उसको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 84 का ऑप्शन डी 10,000 और मोर। 85 देखिए। मोदिगलरी एंड मिलर अप्रोच is based on some assumption which of the following is not an assumption of MM approach। MM approach का हिसाब से पूछ रहा है कि कौन है जो assumption नहीं है। तो मैं बता दूं MM approach का अगर आप पढ़े होगे अपना स्टडी मेट में तो आप देखे होगे कि assumptions का दिया हुआ है उसमें ये जो अगर आप जरूर पढ़ना दिस assumptions आर वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखिए तो उसमें क्या होता है कि एक नेट इनकम अप्रोच होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, मोदिगलरी मिलर अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। तो आप ये चारों जो बताया ना मैं आपको, इसका आप एजम्पशन जरूर जाकर देख लीजिएगा। एजम्पशन से क्वेश्चन आता है, जैसे देखो यहाँ पे पूछ दिया कि एजम्पशन, तो एजम्पशन एक बार अगर पढ़ लिए होते तो आप इजिली यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो मोदिगलरी मिलर अप्रोच के हिसाब से बताओ कि 4 ऑप्शन में कौन है जो एजम्पशन नहीं है एमएफ अप्रोच के थ्रू, एमएम अप्रोच के हिसाब से। तो जो ऑप्शन डी है वो गलत है, मतलब कि एमएफ अप्रोच का आंसर नहीं है। इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्रीली अवेलेबल एंड देयर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब कि करेक्ट है, मतलब कि अजम्पशन इनकरेक्ट है। ठीक है, अजम्पशन इनकरेक्ट है एमएफ अप्रोच का। तो क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा, 85 का आंसर है, क्वेश्चन 85 का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86 क्या बोलता है? इनकम अराइजिंग फ्रॉम द transfer of an asset before Act 1961 which was not recoverable for a period exceeding 6 years is not includable in the total income of the transfer provided the transfer does not derive direct or indirect benefit फ्रॉम सच इनकम। क्या बोलता है कि इनकम अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट, कोई एसेट को आप 1961 में आप ट्रांसफर कर दिए थे
ट्रांसफर ऑफ एनी बिफोर, हाँ बिफोर, उसके पहले आप ट्रांसफर करें, विच वाज नॉट रिकवरेबल फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर, और 6 ईयर तक उसको आप रिकवर नहीं किए, इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर, उसको 6 साल तक उसको आप नहीं रिकवर किए तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगा टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर के हाथ में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 87 क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 came into force on 1 अप्रैल 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1961 came into force on मतलब पूरा भारत में लागू हुआ इनकम टैक्स 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 बी एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम और एंड other game of any sorts is required to deduct income tax therefrom at a rate of 30%, 30% होता है if the amount of payment exceeds 10,000। ठीक है, 10,000 से ज्यादा अगर आप क्रॉसवर्ड पजल लॉटरी में सब अगर जीतते हैं तो 10 ईयर से ज्यादा अगर आप जीत गए तो उसके ऊपर आपको 30% का टीडीएस करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 194 बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है, तो इन ऑप्शन सी है जो कि इनकरेक्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ ए वर्किंग कैपिटल साइकिल में नॉट वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर्स ऑफ द बिजनेस बट इट विल ऑलवेज रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या बोलता है ना कि ड्यूरेशन, ये बिल्कुल गलत है। ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल में नॉट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बट इट ऑलवेज रिमेन सेम ऑल टाइप बिजनेस, कभी हो ही नहीं सकता। जो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैसे सभी बिजनेस में एक ही तरह का हो सकता है। सर्विस सेक्टर में, हाँ सर्विस सेक्टर का बिजनेस अलग होता है, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए तो अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, कोई बिजनेस ऐसा कि जो भी कि प्रोडक्शन भी करता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो उसका जो वर्किंग कैपिटल जो साइकिल होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 89 का हो जाएगा आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द कॉस्ट विल बी रिगार्डेड एज फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस किसको बोला जाता है, इंश्योरेंस ऑफ ए व्हीकल। जो इंश्योरेंस आप करवाए व्हीकल का वो फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आता है। ठीक है, फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आता है इंश्योरेंस ऑफ ए व्हीकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ना मेन ऑब्जेक्टिव है अकुमुलेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है चार ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू AS12। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो कि इनकरेक्ट है। क्या बोलता है कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेशल प्रोग्राम अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस और in supplementary information of a similar nature, then this option is incorrect according to AS12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है कि डैश इज नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसको बोला जाता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। ठीक है, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको बोला जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये चार ऑप्शन है ना, उसमें पूछा कि चार ऑप्शन में बताओ कि कौन है जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता, तो जो ऑप्शन डी है ना वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट रिगार्डेड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ए सिक्योरिटी other than a unit listed in recognized stock exchange or a unit of equity oriented fund or a unit of unit trust of India or a zero coupon bond will however be considered as a long term capital asset if the same is held for more than 12 अगर 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाएगा। ठीक है, हेल्प कंसिडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से ज्यादा रखेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर आ जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ए जीरो कूपन बॉन्ड विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट
इफ द सेम इज हेल्ड मोर देन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जीरो के ऊपर बॉन्ड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये सब सबका अगर आप खरीदे हैं, अगर आप बेच रहे हैं तो फिर 12 महीना के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो फिर ये जो इसके ऊपर कैपिटल गेन आ जाएगा। डेट मीन्स कि इसको कैपिटल एसेट के अंदर रखा जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इसको माना जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर इसको 12 महीने से ज्यादा अगर आप रखते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मंथ्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है कि फाइंड ग्रोस एनुअल वैल्यू जीएबी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जीएबी पूछ रहा है आपसे, तो जीएबी क्या होता है? जीएबी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच वेरीज हायर बट डज नॉट एक्सीड्स स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, पहले तो आप देखिए बता रहे हैं जीएबी निकालना है। तो जीएबी क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट बीच वेरीज हायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट बीच वेरीज हायर होता है जीएबी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? देखिए 1,10,000 है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है कि म्युनिसिपल फेयर रेंट बीच वेरीज हायर दैट मीन्स कि 1,20,000 बट डज नॉट एक्सीड्स 1 मिनट आई विल टिक इट। आपको मैं टिक भी कर दूंगा तो आप यहाँ से इजिली समझ सकते हो। देखो आई विल टेल यू। देखो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो, पहले तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट देखना है, क्योंकि जो जीएबी होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल होता है व्हिचएवर इज हायर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इफ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर होता है वो होता है जीएबी। ठीक है, जीएबी क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, वो होता है जीएबी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको निकल जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, या व्हिचएवर इज हायर है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 हायर हो गया। ठीक है, तो अब फिर होता है कि ये दोनों हायर है बट डज नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 और तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1,20,000 और एक्चुअल रेट दिया है आपका 1,44,000। तो क्या होता है फॉर्मूला जीएबी का? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट बीच वाली सही है, तो हो जाएगा एक्चुअल रेंट 1,44,000। तो आंसर हो जाएगा 1,44,000। देखिए मैं भी क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ, आप भी जैसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो, मैं भी क्वेश्चन पहली बार ही देख रहा हूँ और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ फ्लो में, आप भी उसी तरह से फ्लो में रिवाइज करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन है 1,44,000। क्वेश्चन इजी है, आराम से एक बार देखो, आराम से बन जाएगा अगर आपको पूरा प्रोविजन पता होगा। ऑल द पेपर्स ऑफ इफ यू आर ए सीए और इफ यू आर ए सीए में अगर आप पढ़े हो फाउंडेशन से फाइनल तक, तो फिर आपको इसलिए आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 देखो, 97 क्या बोलता है? फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एड्रेस 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस एरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फाइनेंशियल एरिया, नॉट मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरिया। तो जो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है ना, दिस इज नॉट ए मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 98 क्या बोलता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से बताओ कि कौन ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में बिल्कुल गलत है। देखो क्या बोलता है कि ऑप्शन बी में कि द लॉन्गर द फंड्स आर इन्वेस्टेड द ग्रेटर द एडवांटेज विथ सिंपल इंटरेस्ट। अरे तुम कितना भी फंड को इन्वेस्ट कर दो, अगर उस पे ऊपर तुम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अगर इंटरेस्ट लगाए हो तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाते तब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता, बट तुम तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू लगाए हो, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अगर लगाए हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से बता रहा है, पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि कौन है जो कि एडवांटेज के अंदर नहीं आता है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग तो नहीं देना पड़ता। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, ये तो कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये लोग तो अपने आप जो कंप्यूटर से अपने आप काम होता है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट एडवांटेज ऑफ नॉट रिगार्डेड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, 100 लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो कि सीए वाले आप लोग एग्जाम देते हो, तो आप लोग का ये जो लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं,
इसका कोल इंडिया लिमिटेड का जो कि लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, आज टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है 100, क्वेश्चन नंबर 100, विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ बैलेंसिंग लेजर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट चार ऑप्शन में कौन है? इनकरेक्ट है इन सेल्फ बैलेंसिंग स्टेटमेंट, in self-balancing system always four laser namely data laser, creator laser, suspense laser, main laser containing renaming accounts are prepared। this option is incorrect। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कोल इंडिया का क्वेश्चन पेपर। तो आज कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।